आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एफएससी पार्ट 1। फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली एग्जाम्स में आते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला को ग्राम फार्मूला यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक हो गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों ने कोई तीसरी चीज नहीं लिखनी होती। मतलब कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें। कोई भी डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आ जाए तो दोनों चीजों की डेफिनेशंस लिखें, उन दोनों के एग्जांपल्स लिख दें, बस, ठीक हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला। फर्स्ट, ग्राम मॉलिक्यूल क्या चीज है? When a mass of molecule or molecular mass is expressed in grams, it is called gram molecule, a gram mole or simply mole of substance। इसका क्या मतलब है कि जब हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी भी कंपाउंड का, H2SO4 का 98 ग्राम्स है, ठीक हो गया। इसी तरह किसी भी वाटर है हमारे पास, यहाँ मैंने वाटर की एग्जांपल दी हुई है। वाटर का हम मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, जो कि हमारे पास 18 है, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम ग्राम्स, पहले हम इसको लिखते होते हैं AMU में, अगर हम इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक हो गया। सिंपल सी डेफिनेशन है, जब किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम्स में लिखेंगे तो हमारे पास वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक हो गया। सेकंड, ग्राम फार्मूला मास। सेकंड है ग्राम फार्मूला। व्हेन द फार्मूला यूनिट मास ऑफ एनी कंपाउंड्स आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला ऑफ ए सब्सटेंस। किसी भी आयनिक कंपाउंड्स के जब फार्मूला मास को हम रिप्रेजेंट करें ग्राम्स में तो इट इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला, ठीक हो गया। जैसे कि क्लोराइड्स के केस में, सोडियम क्लोराइड जो है, इसके केस में मैंने लिखा यहाँ पे एग्जांपल जो लिखी हुई है, सोडियम क्लोराइड का हमारे पास 58.5 होता है, जिसमें हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम एटम एंड ग्राम आयन। इसमें भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम क्या करेंगे कि एटम है और दूसरा है आयन। जब एटम के मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम एटम होगा, जब आयन के मास को हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास ग्राम आयन बन जाएगा। व्हेन द मास ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड ग्राम एटम। ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 ग्राम्स एंड सोडियम 23 ग्राम्स। कोई भी एटम ले लें, एल्यूमिनियम ले लें, 27 ग्राम्स होता है हमारे पास। उसके बाद दूसरा ले लें जो है नाइट्रोजन ले लें, 14 ग्राम्स होता है। कोई भी एटम ले लें, उसका जो मॉलिक्यूलर मास हो, उसका जो एटॉमिक मास होगा, उसका हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास वो ग्राम एटम होगा। अब किसी भी आयन का जो मास होगा हमारे पास, उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास वो क्या होगा? ग्राम आयन होगा। व्हेन द मास ऑफ आयन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, इट इज कॉल्ड ग्राम आयन। ग्राम आयन ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम्स एंड ऑफ प्रोटॉन 1.008 ग्राम्स, ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन इज डिफाइन स्टिकोमेट्री विद एग्जांपल। अब स्टिकोमेट्री कैलकुलेशंस क्या चीज है? स्टिकोमेट्री क्या चीज है? स्टिकोमेट्री होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस को हम लगाते हैं तो उसकी फिर कैलकुलेशंस करते हैं कि रिएक्टेंट्स कितने यूज हुए हैं, प्रोडक्ट्स कितने ऑब्टेन्ड होंगे, इसमें कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड हैं, कितनी कितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं, उनमें रिलेशन क्या है। मास हमने निकालना है तो मास कितना निकलेगा, मोल्स निकालना है तो मोल्स कितने निकलेंगे, अगर मोल्स यूज होने तो मोल्स कितने यूज होंगे। ये सारी कैलकुलेशन जो है इसको हम स्टिकोमेट्री कैलकुलेशंस कहते हैं। तो ये हमें बताती है कि प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, रिएक्टेंट्स कितने यूज होंगे और प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। इस तरह हम कह सकते हैं कि उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के दरमियान, उन रिलेशंस के बारे में हमें बताती है। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। स्टिकोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच टेल अस द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी, एक होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मींस होता है क्वालिटी, जिसमें अगर किसी कंपाउंड की क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो हम उसमें डिटरमाइन करते होते हैं कि वो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर हम किसी भी कंपाउंड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें हम मेजर करते होते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने कितने ग्राम्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया। अब इसमें डेफिनेशन को, स्टिकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच टेल अस द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वही बात, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब कि कितने ग्राम्स रिएक्टेंट्स यूज होंगे और प्रोडक्ट्स कितने ग्राम्स बनेंगे, उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा उसके बारे में हमें स्टिकोमेट्री कैलकुलेशन वो है बताएगी, ठीक हो गया। सेकंड, इसकी जो है इसमें हम डिफरेंट रिलेशन यूज करते होते हैं, जैसे मास मास रिलेशन। अगर एक का मास हमें पता हो, रिएक्टेंट का मास पता हो, हम उसको यूज करके
प्रोडक्ट का मास निकाल सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को इन रिलेशनशिप दी हुई हैं, इनका नहीं पता कि इनको यूज़ कैसे करना है, इनका क्या बेनिफिट है, इनका क्या मकसद क्या है। आप एग्जाम्पल से करेंगे, एग्जाम्पल से में आप यूज़ करते होते हैं कि अगर आपके पास रिएक्टेंट का मास प्रेजेंट है, आप उसको यूज़ करके प्रोडक्ट का मास निकालते हैं। इसको कहते हैं मास रिलेशनशिप। सेकंड है मास मोल रिलेशनशिप। अगर एक का आपके पास मास प्रेजेंट है, आप मास को यूज करके दूसरे का मोल्स निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। या अगर आपके पास मोल्स प्रेजेंट है तो आप उसको यूज करके उसका मास निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। थर्ड है मास वॉल्यूम। अगर आपके पास मास प्रेजेंट है तब वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास NH3 के केस में हम निकालते होते हैं मास, ठीक हो गया, वॉल्यूम, ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इन दोनों में डिफरेंशिएट करें कि एक्चुअल यील्ड क्या चीज़ है और थ्योरेटिकल यील्ड क्या चीज़ है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। अब केमिकल रिएक्शन मीन्स कि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट लगाएं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस लगाएं, रिएक्टेंट्स को डाल के रिएक्शंस हमने लगा दिया, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होंगे, हम उनको उनकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, वॉशिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे और उसके बाद उसका वेट करेंगे। जो हमारे पास एक्चुअल प्रोडक्ट होगा, जो हमारे पास प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद ऑब्टेन्ड होगा, उसको हम कहेंगे एक्चुअल यील्ड, ठीक हो गया। सेकंड है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो जो है, हम केमिकल इक्वेशन लिख लेंगे, केमिकल इक्वेशन लिख के और केमिकल इक्वेशन को यूज करके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हम अंदाजा लगाएंगे कि इससे इतने प्रोडक्ट्स बनेंगे, इससे प्रोडक्ट की इतनी अमाउंट बनेगी, उसको हम कहते हैं थ्योरेटिकली, ठीक हो गया। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। Theoretical yield is maximum amount of products that can be produced from given amount of reactants according to balanced chemical equation. Balanced chemical equation के according जो है हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है theoretical yields maximum होती है। और इसमें एक और important क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इसमें आएगा शायद, differentiate between limiting reactant and excess reactant। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड एक्सेस रिएक्टेंट का कंसेप्ट क्या चीज़ है कि जब कोई भी हम रिएक्शन लगाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी कम होती है और एक रिएक्टेंट जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो पहले कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाता है और उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक हो गया। रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स formed in a chemical reaction due to its smaller amount is called limiting reactant। अब smaller amount means ये है कि जब इसके शुरू में हम इसको कम अमाउंट में लेंगे और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अर्लियर कंज्यूम्ड हो जाएगा एज कम्पेयर टू सेकंड वन एंड रिएक्शन विल बी स्टॉप, ठीक हो गया। जैसे ये खत्म होगा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा क्योंकि नो मोर रिएक्टेंट्स नो मोर रिएक्शन, ठीक हो गया। इसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। सेकंड है रिएक्टेंट विच लेफ्ट बिहाइंड एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सेस रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट जो कि केमिकल रिएक्शन के एंड पे बच जाए, एक्स्ट्रा बच जाए, उसको हम कहते होते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं सिंपल सी कि जो सैंडविच है, सैंडविच बनाने के लिए हमें एक कबाब और दो जो है स्लाइसेस की जरूरत होती है। टू मेक वन सैंडविच वी नीड we required 2 slices and 1 kebab. If we have 58 slices and 30 kebabs, then how many sandwiches we can make? We can make 29 sandwiches only because we have 30 kebabs and 58 slices. When we make sandwiches, we can make 29 sandwiches. After that, slices will be consumed earlier that are called लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक हो गया। अब स्लाइसेस क्या होंगे, वो जल्दी कंज्यूम्ड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वो 58 हैं। वो कितने हैं? 58 हैं, 58 वो हैं और कबाब कितने? 30। अगर ये 60 होते तो हमारे पास जो सैंडविचेस जो वो 29 की जगह 30 बन जाने थे और रिएक्शन जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाना था। नो रिएक्टेंट्स विल बी एक्सेस, कोई भी रिएक्टेंट एक्सेस नहीं होगा इस केस में, ठीक होगा। अगर ये 60 होते थे, अब ये हमारे पास 58 हैं, ठीक हो गए, जिसकी वजह से क्या होगा कि 1 कबाब एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, ठीक हो गया। और ये जो है स्लाइसेस कंज्यूम्ड हो जाएंगे ड्यू टू स्मॉलर अमाउंट। तो फिर स्लाइसेस क्या होंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिनकी वजह से रिएक्शन स्टॉप हो गया, जिनकी वजह से सैंडविचेस जो है वो बनना स्टॉप हो गए।
वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और 1 कबाब जो कि अभी भी कबाब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, 30 कबाब से 29 कबाब यूज हुए, तो 1 कबाब अभी तक पड़ा हुआ है, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक हो गया। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेकंड इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल यील्ड। मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल यील्ड क्या चीज होती है, कि एक्चुअल यील्ड हमारे पास वो यील्ड है जो रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद प्रोडक्ट के क्रिस्टलाइजेशन, ड्राइंग, वॉशिंग, वो सब कुछ करने के बाद जो फाइनल वेट हमारे पास ऑब्टेन होता है प्रोडक्ट का, वो हमारे पास होती है एक्चुअल यील्ड। ठीक हो गया। और थ्योरेटिकल यील्ड होती है कि हम केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन को देख के उसको कैलकुलेट कर लेते हैं थ्योरेटिकली, वो हमारे पास होती है थ्योरेटिकल यील्ड। अब थ्योरेटिकल यील्ड जो ज़्यादा होती है, एक्चुअल यील्ड कम होती है। वो क्यों? वो इसके रीज़न ये है कि जब कोई भी जो है प्रैक्टिकल करेगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, हो सकता है कि उसको एक्सपीरियंस ना हो, अनएक्सपीरियंस बंदा हो। इनएक्सपीरियंस होने की वजह से वो कुछ मिस्टेक्स भी करेगा, शॉर्टकमिंग्स करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सपेक्टेड यील्ड कम हो जाएगी। सेकंड, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में हम फिल्ट्रेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, या हम दूसरा वॉशिंग, ड्राइंग, क्रिस्टलाइजेशन, ये सारे प्रोसेस हम करते हैं, इनमें भी मिस्टेक हो सकती है, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट हो सकता है। ठीक हो गया। इसी वजह से क्या होगा, तो एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर फिल्ट्रेशन सही तरह से नहीं हुई तो फिल्टर उस केस में भी हमारे पास जो है यील्ड कम हो जाएगी। अगर सेपरेशन सही तरह से नहीं, उस केस में हमारे पास यील्ड कम हो जाएगी। ठीक हो गया। तो सेकंड रीजन ये है। थर्ड रीजन क्या है, कोई भी साइड रिएक्शन हो सकता है, रिएक्शन हुआ है उसमें कोई भी साइड रिएक्शन मे अकर्स ड्यू टू विच एक्चुअल यील्ड विल बी डिक्रीजेस। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। If you want important short questions of second chapter, please like, share this video and subscribe the channel. Thank you so much.